Hello friends, good evening. Welcome to all of you. Myself प्रशांत रंजन और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ इंडियन पॉलिटी से, पॉलिटिकल साइंस से। दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं और कॉन्स्टिट्यूशन हम दोनों का ही आधार है। तो चलते हैं, आज हम बढ़ते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स और मौलिक अधिकारों की ओर कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक अरेंजमेंट दिया है हम सभी नागरिकों को और गैर नागरिकों को क्या फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है और बहुत ही खूबसूरत रूप से चर्चा की गई है। कैसे की गई है? दुनिया के किसी भी संविधान में इतनी डिस्क्रिप्टिव रूप में, इतनी क्लैरिफिकेशन के साथ अधिकारों की चर्चा और कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान में मिलती है। ये संविधान में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर इसे नहीं दिया जाता तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता, हम उसकी चर्चा करेंगे। और आपको बता दूं कि ये जो भाग 3 है वो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि ये बहुत विस्तृत रूप में इसको जो है एक इलेबोरेटली जो है वो डिस्कस किया गया है और हर एक अधिकार को लॉ के परिप्रेक्ष्य में कि किस तरह के एक्ट होंगे आगे, उसको बहुत ही बखूबी रूप से डिस्क्राइब किया गया है ना। तो चलते हैं, याद करते हैं हम अपने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और हम आज उस मौलिक अधिकारों की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 12 मौलिक अधिकारों का पहला जो ये चीज़ है, आर्टिकल 12 वो उसमें बताता है कि आखिर में स्टेट क्या है। उसमें परिभाषित किया गया है कि स्टेट क्या होंगे। स्टेट देश नहीं, देश की बात नहीं बोल रहा है। स्टेट के परिभाषा में किन किन चीज़ों को समाहित किया जाता है, कौन कौन से बॉडीज हैं जो समाहित होंगे। तो चलिए, मैं आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, स्टेट लेजिस्लेटिव्स, जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जितने भी हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, है ना, जितने भी जहाँ पर गवर्नमेंट की शेयरी जिस बॉडी में ज़्यादा है, जहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर उसके किसी भी गवर्निंग बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा है, तो वो स्टेट के अंदर में, उसको स्टेट शब्द के अंदर में उसको लिया गया है। और उन सभी को इन मौलिक अधिकारों के बारे में, मौलिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में उनको क्रियान्वयन करने का जो है वो बात हमारे संविधान में कही गई है। तो क्योंकि वो परिभाषित स्टेट के शब्द के अंदर में ही आते हैं, इसीलिए उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि उनके एक्ट से किसी भी तरह का क्या कहते हैं डाइवर्जन ना आ जाए मूलभूत सिद्धांतों से, जो हमारे मौलिक अधिकार में दिए गए हैं, उसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं उससे डाइवर्जन ना आ जाए। जो हमारा प्रीएम्बल है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रीएम्बल के बारे में डिस्कशन किया था, उसके बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके बारे में जो है डिस्कशन किया था, वो मैं आपको बताया था कि आखिर में वो एक एम है, हम उस तरह होना चाहते हैं। दैट इज़ नॉट हम उस तरह होना चाहते हैं, हम उस तरह बनना चाहते हैं, वो हकीकत नहीं है, लेकिन हम उसकी ओर बढ़ना चाहते हैं, हम एक ऐसा स्टेट बनाना चाहते हैं, ये प्रीएम्बल कहता है। और उस बनाने की प्रक्रिया में हमें जो एक्ट बनने हैं, वो एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कई नियमों को ध्यान में रख कर के बनाया जाएगा। उसमें से एक जो नियम है वो है हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल में कई एक्ट के जो फंडामेंटल राइट्स के कई एक्ट के द्वारा इस चीज़ को संरक्षित करने का कोशिश किया गया है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये बात पहले से थी कि जितने लोग वोट दे करके एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक सरकार का निर्माण करेंगे, वो सरकार ऑटोनॉमस ना हो जाए, अपने तरीके से ना चलने लगे। इसलिए उन्होंने कुछ उसे चेक पॉइंट दे दिए हैं। जिस तरह से आप केयरलेसली अगर ड्राइव करते हो तो बीच में अगर कोई चेक पॉइंट आता है, आप वहाँ पे रुकते हो, सोचते हो, आपको वो बताता है कि आप थोड़ा स्लो चलो,
बीच बीच में ये आता है, क्या कहते हैं, ब्रेकर आते हैं, तो वो आपको बताता है कि आप थोड़ा स्लो चलो। आपको फील होता है कि आप बहुत फास्ट जा रहे थे, नाउ यू हैव टू स्लो डाउन। स्लो डाउन इन द सेंस व्हाट, यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर स्पीड, योर ऑटोनॉमस एक्ट। यहाँ पे कहेंगे ऑटोनॉमस एक्ट, उसके बारे में आपको केयर होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को केयर करना पड़ेगा। कैसे केयर करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कुछ मूल अधिकार जनता को, यानी कि सिटीजन्स को, जनता नहीं बोलूँगा यहाँ पे, सिटीजन बोलूँगा, नागरिकों को, नागरिक इज़ द एप्रोप्रिएट वर्ड, नागरिकों को और इवन द गैर नागरिकों को भी दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि आर्टिकल 12 में जो है वो स्टेट को डिफाइन किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव, अदर गवर्नमेंट बॉडीज़, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड जितने भी जहाँ पे भी शेयरिंग जो है गवर्नमेंट के ज़्यादा है, वो सभी के सभी स्टेट की परिभाषा के अंदर में लिए गए हैं। और अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि जो हमारा गवर्नमेंट है ना, वो कोई भी एक्ट जो लॉ है, जो उस लॉ में बदलना है, जो कोई भी एक्ट ऐसा नहीं बना सकता है जो कि भाग 3 के विरुद्ध हो, भाग 3 के सिद्धांतों के विरुद्ध हो। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है ये, क्योंकि ये ब्रॉड लाइनर्स है। ब्रॉड लाइनर्स को ध्यान में रख करके ये आपको भी कोई भी एक्ट करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि नागरिकों का जो मूल अधिकार है वो उस लॉ के द्वारा संरक्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि लॉज है ना, इनकंसिस्टेंट विथ, आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 30 के वर्ड से सही, लॉ इनकंसिस्टेंट विथ एन इंडेरोगेशन विथ द फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल भाग 3 पार्ट 3 का जो फंडामेंटल राइट्स है उसके इनकंसिस्टेंस और इनडेरोगेटिव में, जो इनकंसिस्टेंस है वो सही है, जो इंडेरोगेटरी हैं वो गलत हैं। अब इसमें कई पार्ट में फिर डिवाइड किया गया, वो जो इसमें बताया गया कि वैसे सभी लॉज निरस्त हो गए एब इनिशियो का मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया। अडॉप्ट हमने कब किया था, जैसा कि मैंने बताया था कि हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, कब किया था, अडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर 1949। इसको इनैक्ट कब किया था, 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब हमने इसको अडॉप्ट किया था, सिंस एडॉप्शन के डेट से ही कुछ जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉज थे वो नल एंड वॉइड हो गए, एब इनिशियो वो ख़त्म हो गए। और दूसरा जो प्रोविज़न इसमें है कि स्टेट कोई भी ऐसे लॉज नहीं बता, मैंने बताया स्टेट का मतलब है सेंट्रल लेजिस्लेचर, इवन द सेंट्रल लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक एनी लॉज विच आर इन डेरोगेशन विथ द फंडामेंटल पार्ट 3 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वो अगर ये पार्ट 3 के कॉन्स्टिट्यूशन के इन डेरोगेशन में है वो लॉ नहीं बना सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक चेक पॉइंट बनाया गया। तो आर्टिकल 3 तक हो गई। तो ये आर्टिकल 3 और आर्टिकल जो 12 है आखिर में इक्वलिटी की बात करता है, क्योंकि ये सबके लिए लागू है, इसीलिए राइट टू इक्वलिटी के अंदर में इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी होगी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी नागरिक को लॉ के समक्ष समान मानते हैं। तो अरेंजमेंट ऐसा ही होना कि हम किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को, गैर नागरिकों को भी लॉ के समक्ष जो है वो समान मानते हैं और कानून का उनको बराबर का संरक्षण प्रदान होगा। ये है हमारा आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 में क्या कहता है, आर्टिकल 15 जो है वो कहता है एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा लोगों में, हमारे नागरिकों में, है ना, हमारे जो नागरिकों यानी सिटीजन्स हैं, है ना, और जो नॉन सिटीजन्स हैं उनमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन का भावना जो है वो हम चाहते हैं कि वो इनकलकेट हो। और वो मतलब कि है भी, कॉन्स्टिट्यूशन यही मानता है कि हम किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं देते हैं कि वो जो 6 पैरामीटर है, रिलीजन, रेस,
है ना, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो। तो आर्टिकल जो 15 है वो यही है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आप इस तरह से कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड द प्लेस ऑफ बर्थ। यह है हमारा आर्टिकल 14। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हो गया। अब आर्टिकल 16 की ओर हम अब रुक करते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 में जो है वो कहता है कि भैया इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। तो कैसे अपॉर्चुनिटी की बात करता है? ये कहता है कि हमारे समस्त नागरिकों को बराबर का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। किसी भी सरकारी नौकरी, पदोन्नति हो सरकारी नौकरियों में, या वैसे कोई भी सुविधा जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। अगर हम आज कोविड की बात करें, कोविड में गवर्नमेंट कई स्कीम्स लेके आ गई। किसी स्कीम्स जो है वो लेकर के जब आती हैं, अच्छा अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं, एक मेगा वैक्सीनेशन अभी चल रहा है कोविड के पीरियड में, ये सभी को फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है। तो आखिर में ये क्यों, आखिर में ये कैसे किया जा रहा है? ये इसी की बात है कि हम सभी नागरिकों को जो है वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी जो भी मिल रही है वो सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर फ्री है तो सभी को फ्री मिलेगी, है ना। तो उस तरह से कोई भी सर्विस जो है, कोई भी सर्विस है, नौकरी है, कोई भी सर्विस जो है, जो अगर सबको मिल रही है तो वो समान रूप से मिलेगी, है ना। तो सरकारी नौकरियों में या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ये चीज़ें चलाई जा रही हैं उसमें जो है वो सबको समान व्यवहार और समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये हो गया हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल जो 17 है, आपको याद रखना चाहिए, आर्टिकल 17 जो है वो है उन्मूलन है अनटचेबिलिटी से। आर्टिकल 17 का संबंध अनटचेबिलिटी के उन्मूलन से है, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से है, जो कि बहुत पहले जो है ये आर्टिकल को लागू कर करके आज के दिन में कोई भी छुआछूत जो है वो जो एक बड़ा ही क्या कहते हैं तुच्छ विचार जो था उसको समाप्त कर दिया गया है। और इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बजाते डाला गया है कि ये एक्ट होंगे, किसी को भी वर्ण व्यवस्था के आधार पर कोई छोटा बड़ा और उसको अछूता नहीं समझा जाएगा। तो हमारा संविधान आ रहा तो इसकी अरेंजमेंट करके रखी है संविधान में। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 में क्या है कि अब ये है एबोलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड। एबोलिशन ऑफ टाइटल, टाइटल का मतलब क्या है? टाइटल का मतलब यहाँ पे है कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय कई लोग सर लगाया करते थे, सर फलना, सर कोई और, मतलब कि या फिर लॉर्ड, सर, लॉर्ड और बहुत सारी उपाधियाँ अंग्रेज़ों ने दे के रखी थी हमारे ही लोगों को। तो बाई हुआ कि अब जब हम डेमोक्रेसी में आ गए हैं, हमारी अपनी सरकार है, तो हम इन उपाधियों को धारण करके क्यों रखें, इसकी क्या ज़रूरत है। तो इसको अहमियत को ख़त्म करने के लिए उसने एक आर्टिकल हमारे ने ऐड किया इसमें, वो है अबोलिशन ऑफ टाइटल, जो कि आर्टिकल 18 है। तो इस तरह से आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अपने नए जो नेक्स्ट जो इक्वलिटी जो है, राइट टू इक्वलिटी का जो है को दर्शाता है, वो है हमारा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि देयर विल बी अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द स्पीच, यानी कि आपको इस बात की फ्रीडम है कि आप अपने को एक्सप्रेस कर सको, आप अपने आप को क्या कर सको, आप बोल सको, अपनी बातों को रख सको, इसके लिए आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। और इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप असेंबल हो सकते हो, पीसफुली असेंबल हो सकते हो, विदाउट आर्म्स, नो आर्म्स विल बी परमिटेड, आपको आर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। डाइवर्जन नहीं करेंगे हम पैसे की जगह, क्योंकि बहुत सारे देशों में आर्म्स होता है, आपको पता है कि कहाँ कहाँ लोग लेके घूमते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे भारत में आर्म्स को रखना इलीगल है और इसकी व्यवस्था हमारे संविधान में ही कर दी गई है। इसलिए इस चीज़ को आप अपने नॉलेज में रखें। तो आप पीसफुल असेंबली कर सकते हैं विदाउट आर्म्स। आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यू कैन मेक एसोसिएशन, यू कैन मेक यूनियंस ऑल्सो, यू कैन, जैसे ट्रेड यूनियंस होते हैं, है ना, तो कई तरह के ट्रेड यूनियंस होते हैं, एम्प्लॉय यूनियंस होते हैं,
आपके संगठन जो है वो होते हैं, बनते हैं। तो आप संगठन बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, अपनी विचारधाराओं को रख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो आप यहाँ से वहाँ, यानी कि इंडियन टेरिटरी के अंदर में आप कहीं भी मूवमेंट फ्रीली मूव कर सकते हो। देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन। अब ये मत बोलना कि कहीं पे वो चौकी वाला रोकता है, डजन मीन वो अपने नियम के तहत वो अपना ड्यूटी कर रहा है इसलिए रोकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्री नहीं हो, फ्री हो जा सकते हो। आपको क्या पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। यहाँ से वहाँ जाने की, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए कुछ नहीं, आपने टिकट लिया चल गए, गाड़ी उठाया चले गए। आप काम वहाँ पे जाके कर सकते हो, रह सकते हो, लोकेट हो सकते हो। हाँ, एक प्रॉब्लम थी और वो था हमारा जम्मू कश्मीर का मामला, जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा जिनको दिया हुआ था, उस केस में वहाँ पर रह सकते थे, जा सकते थे, नौकरी कर सकते थे, परमानेंट सेटलमेंट मना था। हालांकि अभी वो भी ख़त्म हो गया है, कर दिया गया है ना, ऑनरेबल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरह से अभी के केस में एक बहुत ही एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी पे बराबर लागू है, ऐसा कह सकते हैं। तो आप किसी भी स्टेट में जो है वो जा सकते हैं, फ्रीली वहाँ पे रह सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं इवन, है ना। तो ये है हमारा आर्टिकल 19। तो यहाँ तक यानी आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 19 तक की जो बातें हैं वो क्या है कि ये राइट टू इक्वलिटी की तरफ हमें लेके जाती हैं। मुझे आशा है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब हम आते हैं राइट टू लिबर्टी में। अब राइट टू लिबर्टी में एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो राइट टू इक्वलिटी में मैंने आपको बताया कि द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो सभी को समान रूप से मिला है, इसलिए वो राइट टू इक्वलिटी की तरफ भी जाएगा, क्योंकि सभी को समान रूप से वो मिला है, इक्वल है, हर कोई उस चीज़ को फॉलो कर सकता है। और यहाँ पे हम लिबर्टी में भी ये आ जाता है। तो ये जो आर्टिकल 19 है वो ब्रॉड सेंस में ये दोनों को ही इंगित करता है। राइट टू लिबर्टी, जैसा कि मैंने बताया कि पहला जो आर्टिकल 19 है वो 19 जो है वो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अब 20 पे हम लोग आए थे, वो 19 को मैंने डिस्कशन कर लिया आपसे, 20 पे हम लोग आते हैं। 20 में कहता है कि आप किसी कन्विक्शन में, है ना, प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है। कन्विक्शन का मतलब क्या है कि अनटिल अनलेस यू आर नॉट प्रूव टू बी गिल्टी, है ना, तो वहाँ पे आपको जो है प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो आर्टिकल हमारा जो 20 है वो बताता है प्रोटेक्शन, है ना, इन टर्म्स ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब ये जो चीज़ें हैं वो नागरिकों के लिए भी लागू हैं और गैर नागरिकों के लिए भी लागू हैं। जैसे कि इसमें क्या कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को बहुत ही जोरदार तरीके से इसमें रखा है, नागरिकों को के हितों को ध्यान में रख कर के इसको रखा है। उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कोई भी कन्विक्ट है, तो कोई भी कन्विक्ट है, वो भी कन्विक्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो कन्विक्ट है, ही इज़ नॉट प्रूव्ड अ गिल्टी। जब तक वो कन्विक्ट है उसको, है ना, अगर सज़ा होती है तो एक ही काम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी, एक पहला चीज़ है। दूसरा कि जिस समय उसने कुछ गलत किया उस समय जो लॉ होंगे, अगर उसमें लॉ नहीं है उसको कोई सज़ा नहीं होगी, अगर लॉ होगा तो उसी लॉ के रूप में, उसी लॉ के संदर्भ में उसको जो है सज़ा हो सकती है। तीसरी बात यह है कि कोई भी कन्विक्ट खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता कि हाँ मैंने ऐसा किया है। ये एक लॉ जो है फ्रेम है उसके होकर के ही गुजरना चाहिए, यानी कि उसके जो एडवोकेट होंगे वो उसके साथ में उसके क्या कहते हैं, उसके तरफ से जो है वो फाइट करेंगे, है ना। तो ये एक चीज़ है, बहुत ही यूनिक चीज़ है एक्चुअली ये। तो इस केस में ये चीज़ें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। पहली चीज़ तो ये हो गई कि पोस्ट लॉ जो है वो परमिसिबल नहीं है। किसके लिए नहीं परमिसिबल है मैं ये भी बताता हूँ। पोस्ट लॉ इसलिए परमिसिबल नहीं है जब वहाँ पे ये क्या कहते हैं उसको, आपराधिक नॉट आपराधिक अगर कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे पोस्ट लॉ नहीं होता है, ठीक है। पोस्ट लॉ अप्लीकेबल नहीं। पोस्ट लॉ में जैसे बताया कि प्रीवियस किसी लॉ को जिसमें वो एक्ट किया
उसमें अगर कोई लॉ नहीं है तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन इसके संदर्भ में प्रीवियस में कोई लॉ था, इसके एवज में उसको सज़ा नहीं दिया जा सकता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मान लो कि हमने आज एक लॉ बनाया, हमने आज के डेट में एक लॉ बनाया कि अगर आपके पास, अगर आपने बिना हेलमेट के, है ना, गाड़ी चलाई तो हम आपको 500 रुपये सज़ा देंगे, ठीक है। तो आज के डेट में है कि आपको 500 रुपये की सज़ा मिलेगी, लेकिन पहले अगर वो 2000 था तो वो 2000 आपसे नहीं ले सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि पहले अगर 2000 का फ़ाइन था तो पहले 2000 था इसलिए हम आज 2000 लेंगे, ऐसा वो नहीं कर सकता। आज के डेट में जो लॉ है उसी के अनुसार अगर वो होगा कि हेलमेट, आप आज के डेट में अगर आ गया है कि हेलमेट बिना पहने गाड़ी चला सकते हो तो आप चलाओ, बेशक चलाओ। हाँ, मगर ध्यान रखो कि ये गलत बात है, अगर फ्री में भी बोले तो भी हेलमेट पहन के ही चलाना है, ओके। सो इसमें आपकी सिक्योरिटी है, फैमिली की सिक्योरिटी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने बस एग्जांपल दिया था इसलिए मैंने अपने वर्ड्स को करेक्ट कर लिया, ताकि आप इसमें उलझ ना जाएं कि हाँ मैं तो फ्री में गाड़ी चलाऊँगा, वैसा नहीं है, ठीक है। सो तो मैं ये पहला जो पॉइंट था, डाइवर्जन नहीं, नो डाइवर्जन, पहला जो पॉइंट था वो ये था कि जिस समय जो लॉ है उस लॉ के अनुसार ही उस कन्विक्ट को सज़ा होगी। दूसरा जो था कि उसको खुद के विरुद्ध में वो अपनी ये नहीं दे सकता है, क्या कहते हैं, खुद को कन्विक्ट मान नहीं सकता है, उसे उसी का रिप्लाई नहीं ले जा सकता है कि उसको, लेकिन ये सब आपराधिक मामले में है, ये आपराधिक मामले में है, सभी नहीं, ये आपराधिक मामले में है। और तीसरा जो चीज़ जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि क्या कहते हैं उसको, तीसरी चीज़, एक ही चीज़ के लिए 2 बार सज़ा, एक ही एक्ट के लिए 2 बार सज़ा नहीं दिया जा सकता है किसी को, ठीक है। तो ये हमारा जो आर्टिकल 20 है वो बताता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। अब हम लोग आ जाते हैं आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। अब आपको लिबर्टी तो दे दिया उसने, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहता है कि आर्टिकल 21 के द्वारा नागरिकों के, इवन गैर नागरिकों के पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे हम। यानी कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं लाए जिससे कि उसकी पर्सनल लाइफ या लिबर्टी को क्षति पहुंच दिया। और पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी जो आर्टिकल 21 है एक बहुत बड़ा आर्टिकल है। इस पर्सनल लाइफ और लिबर्टी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, है ना। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, आपको एक अच्छी इन्वायरमेंट मिले, हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट सब कुछ होगा, प्योर एयर मिले, प्योर वाटर मिले, ड्रिंकिंग वाटर, प्योर फूड मिले, ये भी जो चीज़ें हैं संविधान में हमारे जो है चीज़ों को रखा गया है। इसके अलावा आपके जो क्या कहते हैं उसको, पर्सनल जो चीज़ें, पर्सनल एक तरह से कर सकते हैं आप की जो गोपनीय चीज़ें हैं, यानी आप किसी से अगर कुछ शेयर नहीं करना चाहते हो तो वो भी चीज़ें जो है आपकी जो चीज़ें हैं उसको भी संरक्षित करने का इसमें रखा गया है। प्राइवेसी इसको कह सकते हैं, प्राइवेसी, है ना, प्राइवेसी, लाइवलीहुड, फूड, वाटर, एजुकेशन, मेडिकल केयर, शेल्टर, लीगल एड, एसपीडी, फेयर ओपन ट्रायल, एसपीडी, फेयर ओपन ट्रायल। इवन जो क्या कहते हैं जो जेलों में हैं, यानी जो कस्टडी में हैं, उनके भी कुछ राइट्स हैं, वो ये अलग राइट्स जिसको प्रिजनर्स राइट कहते हैं, प्रिजनर्स राइट भी दिए गए हैं। तो हमारा जो डेप्थ है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट्री एजुकेशन का, तो वो आर्टिकल 21 जो है वो डिफाइन करता है। आर्टिकल 21 एक ब्रॉड आर्टिकल है, कभी हम आर्टिकल 21, सिर्फ आर्टिकल 21 पे ही एक वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अगर आपको चाहिए होगा तो आप ज़रूर जो है मुझे कमेंट करेंगे, मैं उस पर एक जो है डिस्क्रिप्टिव जो वीडियो जो है आर्टिकल 21 पे ही लेकर आऊँगा। आर्टिकल 21 आपने मूवी भी देखी होगी, आर्टिकल 21 पे मूवी भी बनी है, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू द आर्टिकल 21A। 21A आर्टिकल क्या कहता है? द राइट टू द एलिमेंट्री, राइट टू द प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन किसको? तो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो देना है पेरेंट्स जो हैं, जो भी बच्चों का भी ख्याल रखा गया है। देखिए कैसे, हालांकि ये मॉडिफिकेशन रिसेंट मॉडिफिकेशन है, जब मैं आपको अमेंडमेंट वाली वीडियो लेकर के आऊँगा कि कब अमेंडमेंट हुआ, कब क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, उसमें इस बात को डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर राइट टू प्राइमरी एजुकेशन दिया हुआ है। एवरी जितने भी जो बच्चे हैं जिनका यहाँ बॉर्न हुआ, बाय बॉर्न जो सिटीजन हैं,
है ना, उनको प्राइमरी एजुकेशन का राइट है। देखिए खूबसूरती हमारे संविधान की, जिनको कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया है। और अभी भी जो कुछ चेंजेज आ रहे हैं वो काफ़ी रोबस्ट चेंजेज आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल 60 में बताया था, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात हुई। अभी रिसेंटली जो एक क्या कहते हैं, जो मॉडिफिकेशन आया 2019 में, जिसमें कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, इकोनॉमिकली वीकर सिस्टम, आई एम टेलिंग यू, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो जनरल कैटेगरी में है, उनके लिए भी जो है रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। तो काफ़ी ये मतलब कि अच्छी बात है कि इस तरह की चीज़ों जहाँ पे कुछ वीकनेस है उनको अप्रूव किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आर्टिकल 21A की बात कर लिए, अब हम आर्टिकल 22 की बात करेंगे। तो आर्टिकल जो है 21A ख़त्म हुआ। आर्टिकल 22 जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कि हम जो है वो प्रोटेक्शन करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, हम संरक्षण देंगे। किस चीज़ को संरक्षण देंगे? तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड द सर्टेन टाइप ऑफ डिटेंशन। अरेस्ट क्या होता है और डिटेंशन क्या होता है इन सर्टेन केसेस? अरेस्ट जब किसी के विरुद्ध FIR किया गया, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो गए या फिर जो भी फौजदारी मुकदमे और ये जो हैं, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। या किसी वजह से स्टेट जो है, किसी स्टेट ने कुछ गलती से अरेस्ट कर लिया और उनको डिटेन कर लिया गया। गलती से इन द सेंस कि उन्हें लगा कि हाँ वो क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेटेड है, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको डिटेन भी कर लिया गया। तो इस केस में भी जो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें कुछ रियायतें देती हैं, अनटिल अनलेस ही प्रूव्ड टू बी गिल्टी। और अगर गिल्टी हो भी जाता है, प्रूव हो भी जाता है, उसके बाद जो है उनकी प्रिजनर्स राइट भी गवर्नमेंट ने दे रखी है। तो वो अलग मामला है प्रिजनर मार्च के। अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे कि आखिर में ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड द डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये मामला क्या है। आर्टिकल 22 में 2 भाग हैं। एक भाग जिसमें कि किसी बंदे को अरेस्ट किया गया है, और दूसरा भाग जो है वो है किसी बंदे को डिटेन किया गया है। अब यहाँ पे एक जो बात है वो ये है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसको अधिकार है, संविधान ने इस बात को रखा है कि उसको अधिकार है ये जानने का कि उसकी गिरफ़्तारी क्यों की गई है। उसको ये अधिकार दिया गया कि वो अपने एडवोकेट से, जो विधि सलाहकार है, उससे परामर्श ले सके। उसको ये अधिकार है कि वो 24 घंटे के अंतर्गत में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास में जो है वो पेश हो सके। उसको ये अधिकार है कि अगर 24 घंटे के अंतर्गत में वो उसको ये क्या कहते हैं दोष सिद्ध उसको नहीं किया गया तो वो रिहा हो सकता है। तो इस तरह से जो है ये उसके जो पार्ट 1 है, यानी आर्टिकल 22 का जो पार्ट 1 है, जिसमें कि उसको ये किया गया, अरेस्ट किया गया है। तो अरेस्ट में ये कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो संविधान ने उनको दी हैं कि आपको ये जानने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये सिर्फ जो है हमारे नागरिकों के लिए अवेलेबल हैं। अब हम लोग बात करते हैं गैर नागरिकों को ये अधिकार जो है वो नहीं है। उनको अगर अरेस्ट किया गया किसी कारण, तो जनरली जो है गैर नागरिक इसलिए भी नहीं है कि वो डिटेन किया जा सकता है। उनको अरेस्ट करके भी आप क्या करेंगे? उनको फिर अरेस्ट करके फिर उनको वहाँ भेजना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कार्रवाई यहाँ पे होगी नहीं, और भी उसमें बहुत सारे विदेशी मामले आ जाते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा सेपरेट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं इसके पार्ट बी की, जो कि नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है, और यह है डिटेंशन का। डिटेंशन में भी सेम चीज़ है कि नागरिकों को और गैर नागरिकों को इस बात पे सूचना लेने का अधिकार है कि उनको डिटेन क्यों किया गया है। हालांकि अगर उसका डिस्क्लोजर से एक बहुत बड़े, है ना, एक समुदाय का कुछ ये क्या कहते हैं, उसमें कुछ अफरा तफरी या कुछ बड़े होने की संभावना है, तो इस चीज़ को छुपाया जा सकता है, उसको बताया नहीं जा सकता है डिटेंशन में। डिटेंशन में कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उससे समाज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये तो ये उसको जानने का अधिकार है। दूसरा जो है उसको ये जानने का अधिकार है कि वो परामर्श ले सकता है ना, हक अधिकार है कि वो जो है अपना प्रतिपादन जो है वो कर सके। ठीक है, और क्या है कि इसमें हिरासत की जो अवधि है डिटेंशन में, वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। डिटेंशन में 3 महीने से ज़्यादा
अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है, और बढ़ाई जानी है तो 3 महीने के बाद फिर से जो है एक नए प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है जो आर्टिकल 22 है उसके द्वारा जो है ये कर। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि आप किसी को फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते हो, अगर उसकी संस्तुति नहीं है, उसकी सहमति नहीं है तो आप उससे फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते हो। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे रोक लगाया गया है, यानी कि इंसानों की खरीद बिक्री पे जो है वो रोक लगाया गया है, ठीक है। क्योंकि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले के दिमाग में था वो बात कि ये कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों को उसमें बर्मा और कहाँ जो है वो भेजा जाता था, तो इसको लेकर के भी इसको रोकथाम के लिए बनाया गया है, नागरिकों को शिक्षा देने के लिए बताया गया है। तो यह है प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड दी फोर्स्ड लेबर। अब हम लोग आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 24 पे। आर्टिकल 24 कहता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन दी हज़ार्डस एक्टिविटीज़। किसी भी ऐसे काम में, किसी भी ऐसे हज़ार्डस एक्टिविटीज़ में चिल्ड्रन का इन्वॉल्वमेंट को वो रोकता है, ठीक है। इसमें ये कहता है कि आप किसी भी फैक्ट्री में या जहाँ पे कुछ हज़ार्डस काम हो रहा है वहाँ पे चिल्ड्रन का इन्वॉल्वमेंट ना करवाएं। आर्टिकल 25 पे हम लोग आते हैं। आर्टिकल ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आर्टिकल 24 का आर्टिकल 24 यही बोलता है कि द प्रोविजन ऑफ, है ना, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, है ना, इन द फैक्ट्रीज एंड एनी टाइप ऑफ हज़ार्डस एक्टिविटी, एनी टाइप ऑफ हज़ार्डस एक्टिविटीज़, ठीक है। सो अब हम लोग आर्टिकल 25 तक तो पहुँच गए, 26 पे चलते हैं। नहीं, आर्टिकल ये 24 था। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट फ्रीली टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। तो अच्छा, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं फ़्लो में थोड़ा आगे बढ़ गया। मैंने आपको कहा था कि पहले हम लोग बात किए थे राइट टू इक्वलिटी की, फिर हमने बात किए थे फ्रीडम ऑफ जो राइट टू फ्रीडम की, फिर हमने जो एक्चुअली जो दो ये क्या कहते हैं आर्टिकल हैं वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ये प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड द फोर्स्ड लेबर, ये भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। एंड द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज एंड एनी टाइप ऑफ हज़ार्डस एक्टिविटी, ये भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये जो दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है हमें, जो गवर्नमेंट है वो हमें देती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रदान करता है। तो ये एक चीज़ होंगी, यानी कि इसको जो है प्रोहिबिट करता है। कहीं पे भी अगर इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं तो वो अनलॉफुल एक्टिविटी में काउंट की जाएंगी। अब हम लोग आ जाते हैं कि ये आर्टिकल जो है आपको 25 से जो है आर्टिकल 25 से लेकर करके 28 तक जो है वो रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड है। क्योंकि फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं उसको 9 और 29 से लेकर के 29 है 30 है, वो जो है वो माइनॉरिटी के संरक्षण से संबंधित है। सो लेट्स गो टू द आर्टिकल 25 आर्टिकल में क्या कहता है कि द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट फ्रीली टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपगेट एनी रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, उसको आप अपने कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस से उसको जो ये कर सकते हो। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट फ्रीली वर्ड जो यूज करता है, देखिए, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रोपगेट, है ना, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को। तो हमारे यहाँ कई धर्म हैं तो उनके लिए भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने धर्म को बढ़ाओ। तो यहाँ जो हमने बात करी थी पंथ निरपेक्षता की, धर्म निरपेक्षता की जो बात करी थी, जो भी डिबेट का कारण बनता है, तो उसमें हम इसको कह सकते हैं कि एक तरह से ये तटस्थ है कॉन्स्टिट्यूशन कि भैया आपको अपने हिसाब से जो भी धर्म मानना है वो मान लो, मगर हमारा जो गवर्नमेंट है उसका एक ही धर्म है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको तो मानना ही है। क्योंकि ये आपको जो कुछ चीज़ें दे रहा है आपसे पूछ नहीं रहा है, कल को क्या होगा
इसमें ओपन अमेंडमेंट का प्रावधान है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारी जो विजन्स हैं वो यही है कि हम जो है वो सेक्युलर होंगे। ये विज़न जो है वो क्लियर किया गया है। सो फ्रेंड्स, नाउ अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 26 पे। 26 में कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आई रिपीट, आर्टिकल 26 स्टेट्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ मैनेजिंग द रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर का मतलब जो है कि जो रिलीजियस से रिलेटेड जो वर्क है उसको आप जो है करने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि आपको जो है वो क्या है, फ्रीडम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि आप कोई भी रिलीजियस वर्क जो है वो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको आर्टिकल 26। नाउ आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 सेज व्हाट सेज दैट द नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस, यानी कि आपको किसी भी पर्सन को जो किसी भी रिलीजन को मानने वाला हो उसको टैक्स पे नहीं करना है। किस चीज़ के लिए नहीं करना है? तो अपने जो है रिलीजन को प्रोपगेट यानी बढ़ाने के लिए या उसका प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स यानी कि कर मुक्त है। वो कर मुक्त जानबूझकर बनाया गया क्योंकि ये एक बहुत ही डिबेटेबल इशू है कि किस अगर कर हम लगाते तो कोई ये भी बोल सकता था कि भाई हमसे ज़्यादा कर लिया जा रहा है किसी और से। तो ये एक तरह से हमारे सोसाइटी के लिए, जो एक कंपोजिट सोसाइटी है, उसके लिए ठीक नहीं होता। इसीलिए इस चीज़ को, यानी कि आप अपने रिलीजन को बढ़ाना चाहते हो, आप अपने रिलीजन को फैलाना चाहते हो, प्रोपगेट करना चाहते हो, कोई भी धर्म, हिंदू हो या कोई भी मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे पास जो भी मेजर जो धर्म है, तो आप वो कर सकते हो और उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल नंबर 28 पे। आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जब पढ़ रहे हो तो कोई भी आपको ये कंपेल नहीं कर सकता है कि आप उस चीज़ को मानो। मान लिया कि एक यूनिवर्सिटी में कुछ हिंदू, एक हॉस्टल में कुछ हिंदू, मेजॉरिटी अभी तो हिंदू रहते हैं और फिर कुछ जो है उसमें कुछ फ्यू जो है वो मुस्लिम है, क्योंकि माइनॉरिटीज है मुस्लिम हमारे देश में, तो माइनॉरिटी है। तो हम उनको ये कंपेल नहीं कर सकते हैं कि भैया आप हमारे सेरेमनी में पार्टिसिपेट कीजिए ही। ये उनका फंडामेंटल राइट है, वो पार्टिसिपेट करें ना करें वो उनका स्वच्छ विचार है। क्योंकि ये अक्सर होता है, और हम जब हॉस्टल में रहते थे तो हमें याद है कि इस तरह की जब इश्यूज़ होते थे तो वो अपना पक्ष रखते थे, और हमें चाहिए कि हम उनके जो विचार हैं उनका आदर करें। हमें क्या है कि अपना प्रचार करने में, अपने कर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर करते हैं तो वेलकम, जो है साथ में कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एक कंपोजिट कल्चर है, सोसाइटी है। अगर एक साथ सेलिब्रेशन करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। और तो ये हो गई एक बात। दूसरी जो इसमें बात होगी आर्टिकल 28 में, वो है nothing in this clause shall apply to an educational institution which is administered by the state। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं एक चीज़ आर्टिकल 21 में कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड हैं या फिर उसके द्वारा किसी एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश है अंडर द इंडोमेंट और द ट्रस्ट which require instruction shall be imparted in such institution। तो इसमें क्या कह रहा है कि क्लाउज 1, आर्टिकल 21 का जो क्लाउज 1 है कि किसी भी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट के द्वारा चलाए जा रहे हो या स्टेट के द्वारा फंड के द्वारा मैनेज किया गया, वहाँ पे किसी भी तरह का रिलीजियस प्रीचिंग, नो इंस्ट्रक्शंस जो है वो कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इशू नहीं किया जा सकता है। यानी कि इंस्ट्रक्शंस का मतलब समझ रहे ना कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, कोई वीसी है वो किसी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है। ये क्लाउज 1 है आर्टिकल 28 का। आर्टिकल 22 का जो मैंने आपको बताया कि कोई भी जो नथिंग इन सेल क्लाउज 1 में जो था वो अप्लाई टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी इंडोमेंट और द ट्रस्ट विच रिक्वायर द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे जो बात है वो क्या है कि पहला क्लॉज कहता है कि अगर स्टेट के द्वारा फंडेड कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ भी किसी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है ना। क्लाउज बी कहता है कि जो क्लाउज 1 में कहा गया है वो उन इंस्टीट्यूशन के लिए लागू नहीं होगा जो कि एक स्पेशल पर्पस के लिए बने हैं। यानी कि अब कोई मदरसा है तो मदरसा में
को बनाया गया। अगर वो मदरसा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है तो वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे, लेकिन अगर वो ट्रस्ट के रूप में किसी को बनाया गया है तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने की उनको आज़ादी होगी, और वो पहला जो है वो उसको जो क्लाउज़ है वो इस पर मान्य नहीं होगा। ठीक है। तीसरी बात ये कहता है कि नो पर्सन अटेंडिंग एनी इंस्टीट्यूशन, जो मैंने आपको बताया था अभी कि रिलीजियस सेरेमनी में कोई पर्सन अगर चाहे किसी धर्म का तो किसी दूसरे धर्म में वो पार्टिसिपेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये उसके खुद की कंसाइंस है, इसमें किसी भी प्रकार का बाध्यता नहीं होगा। ये हमारा जो 28 का थर्ड क्लाउज़ है वो है। ठीक है। नाउ कम टू द आर्टिकल 29 में जो है, जो हमें बताया कि कुछ माइनॉरिटीज़ को भी कुछ प्रोटेक्शन इसमें दिया गया है। तो उसमें कहा गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। कैसे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे भैया? तो जो माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, वो उनको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का ये भी एक बहुत बड़ा विषय है और अभी तक चलता है। जैसे कि किसी एरिया वाइज भी अलग अलग टाइप के माइनॉरिटीज़ हैं, अलग अलग तरह के क्या कहते हैं उसको, जो जैसे जनजातियां हैं वो भी जो है वो धर्म हिंदू हैं, मुस्लिम है, कुछ कहना मुश्किल है, तो उसमें वो माइनॉरिटीज़ में वो भी आ जाते हैं। तो माइनॉरिटी के, हालांकि माइनॉरिटी जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ये माइनॉरिटी को आप जिस तरह से किसी माइनॉरिटी को आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो वो हमारे जो राष्ट्रपति हैं, जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किसको माइनॉरिटी कहेंगे, किसको नहीं करेंगे। ठीक है। तो एक पॉइंट ये नोट बात करने वाले कि इसकी कौन माइनॉरिटी होगा, ये डिसीजन किसका होता है? ये राष्ट्रपति का होता है। ठीक है। अब ये आर्टिकल जो 29 है उसमें प्रोटेक्ट किया गया है इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। तो वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मदरसा बना सकते हैं, या कोई चर्च है तो कुछ और भी एंग्लो पब्लिक स्कूल और वाट एवर जो वो बनाना चाहे उस हिसाब से, अपने हिसाब से वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर और एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल 31 जो था, है ना, वो जो था आपको एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, जिसमें कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी था, उसको रिपील कर दिया गया था बाय द अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट के द्वारा, जो है 1976 में, इसको 1978 में 42 आया था, 1976 में 44 1978 में आया था। तो 44th अमेंडमेंट के द्वारा जो प्रॉपर्टी राइट का जो एक्विजिशन था वो हटा दिया गया था। अब आ जाते हैं आर्टिकल 32 पे। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 कहता है द रेमेडीज़, है ना, फॉर इन्फोर्समेंट, रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट, यानी कि रेमेडियल एक्शंस आप ले सकते हैं। इट एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर एंड द रीड। रेमेडियल पावर के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिव्यू का पावर होता है। तो इस जो पार्ट 3 में जितने भी चीज़ें हैं उसके लिए अगर कुछ रेमेडी, यानी कि उसको प्रमोट करने के लिए कुछ रेमेडियल एक्शन लेना पड़े तो वो आप ले सकते हैं। इसको सिक्योर किया गया, यानी इतने सारे बातें बोलने के बाद ये भी कह दिया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट आप इसको देखोगे, यानी सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है। और तो क्वेश्चन ये कई बार पूछ चुका है कि आखिर में फंडामेंटल राइट को जो प्रोटेक्ट करने वाली जो निकाय है ना, जो आपका ये क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सा है? तो वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, है ना, टेक रेमेडियल एक्शन फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट, यानी कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द फंडामेंटल राइट। नाउ आर्टिकल 33 क्या कहता है कि द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्म्ड बाय दिस part and while by this part in their application to force। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस पार्ट में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है। कौन कर सकती है? पार्लियामेंट कर सकती है। द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्म बाय दिस पार्ट। ठीक है। अब ये कैसे करती है? अब आपको याद होगा 2019 में जो चेंजेस आया था हमारा, जो आर्टिकल 16 के अंतर्गत में, तो वो आर्टिकल 33 के रेफरेंस में पार्लियामेंट ने एक लॉ इनेक्ट किया था। जब लॉ इनेक्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि वहाँ नहीं, किसी के भी फंडामेंटल राइट जो है वो इसमें इस चीज़ को करने से, यानी इस एक्ट को पास करने से आहत नहीं होती है, तो इसको एक लॉ का नाम दे दिया गया और अभी ये लॉ बन गया 2019 के बाद से। ठीक है। कौन सा लॉ आपको याद है? तो जो जनरल कैटेगरी में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको
रिजर्वेशन देने की बात जो करी गई थी 2019 में। तो इस एक लॉ बन चुका है और ये लॉ पार्लियामेंट ने बनाई बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 33 कन्फर्म्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच अफेक्ट्स द आर्टिकल 16 द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। ओके, नाउ कम टू द आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 जो है वो रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट कन्फर्म बाय दिस पार्ट वाइल द मार्शल लॉ इज इन फोर्स। अगर मार्शल लॉ फोर्स में है तो इसमें कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, उस पर क्या कहते हैं, मास्क हो जाते हैं कुछ, जैसे कि आर्टिकल 21 कभी मास्क नहीं होता जिसमें लाइफ ऑफ पर्सनल लायबिलिटी, और ये आर्टिकल 21 कभी भी मास्क नहीं होता है। लास्ट जो है आपका वो है आपको आर्टिकल 35 जिसमें है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। अब लेजिस्लेशन को इसको इफेक्टिव बनाना है, ऐसा उसमें कहा गया है कि भैया आपको इस तरह के रूल्स, इसको इस जो पार्ट में जो भी चीज़ दिया गया है इस पर आपको लॉ बनाना है। ठीक है, अब इस पर लॉ बनाने के चक्कर में भी एक चीज़ ये हुआ है जो मेरे पास जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो मैं चाहता हूँ आपको शेयर करूँ कि आपको याद होगा कि अनुच्छेद 35A फिर उसके बाद जो एक डाला गया इसके बाद 35 के बाद 35A, जिसमें कि स्पेशल राइट कन्फर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड ऑन 17 नवंबर 1956 टू इट्स परमानेंट रेसिडेंट। ए परमानेंट रेसिडेंट स्टूड फॉर रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज ऑन 14 मई 1954 of who have settled in Jammu Kashmir for 10 years and have acquired the immovable property thereon are immigrant from Pakistan with resettlement permit। तो आर्टिकल 35A में जो है इस तरह से एक परमानेंट सेटलमेंट के बारे में जो है एक बातें जो है इसमें रखी गई भी अनुच्छेद 35A में, है ना, जिसमें कि स्पेशल राइट कन्फर्म किया गया था, है ना, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अलग था, अब ये बोलेंगे ये भी कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन वो जम्मू कश्मीर था, 35A भी हटा दिया, अभी 35A भी हट गया, 370 भी हट गया, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो हट गई। ठीक है, इसीलिए ये एब्सोल्यूट हो गया। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ give the thumbs up. If you don't like it, leave a thumbs down. And if you want any information regarding the fundamental right, or you can share me some valuable things, please comment in the inbox. Thank you. Now I will meet you in the next video where we will discuss about the DPSP, Directive Principle of State Policy, and our fundamental duties. Thank you very much. Thank you very much for giving your valuable time. Be with me. I am here, Prashant Ranjan, always with you. Thank you.